नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं केरला के बारे में। केरला आप सभी जानते हैं वित्तीय संकट से जूझ रहा है। अभी हाल ही में आरबीआई ने एक रिपोर्ट पेश करी थी और इस रिपोर्ट में कहा था कि 3 स्टेट बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैटेगरी में सबसे ऊपर आ रहे हैं। आप पंजाब को देखो, वेस्ट बंगाल को देखो एंड केरला को देखो, इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा बैड है। हाल ही में केरला ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो केंद्र सरकार है उससे जो हमारी बोरोइंग लिमिट है उसको हटा दे और स्पेशल पैकेज हमें प्रदान करे। तो इस पर क्या मामला चल रहा है, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है और ये जो लिमिट है बोरोइंग लिमिट ये कौन लगाता है और क्या इसका लेना देना है, इन सारी चीजों के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे और अंत तक जरूर बने रहिएगा वीडियो पर। चलिए बात कर लेते हैं। न्यूज क्या थी? न्यूज यह थी कि कंसीडर वन टाइम पैकेज फॉर केरला, सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट सेंटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को यह सलाह दी है या सुझाव दिया है कि मौजूदा वित्तीय संकट से निकलने के लिए 31 मार्च जो कि हमारा क्या है फाइनेंशियल ईयर से पहले, कब होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर जो हम देखते हैं 31 मार्च को होता है, तो फाइनेंशियल ईयर से पहले यानी कि 31 मार्च से पहले उसे एक मुश्त पैकेज प्रदान करे। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया जब केरला सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सेंटर के खिलाफ कि उन्होंने जो हमारे पे बोरोइंग लिमिट लगा रखी है इसको हटाना चाहिए और हमें एक स्पेशल राहत पैकेज प्रदान करना चाहिए। अच्छा, ये वित्तीय संकट केरला में आया कैसे और क्या? जब आप देखोगे कि जब बजट पेश होता है तो हर एक गवर्नमेंट अपने जो हर एक स्टेट है अपना एक बजट अलग से पेश करती है, तो सेम केरला का भी अपना एक बजट होगा, उस पर वह कार्य कर रही होगी। लेकिन केरला का आप जब देखोगे कि जो उसका जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो अदर स्टेट से कई गुना ज्यादा है। अदर स्टेट का यदि कंसीडर किया जाए तो 0.46% है, वहीं यदि केरला की बात करूं रेवेन्यू डेफिसिट की तो वो 3.46% पे आ जाता है। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हर एक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो आपका इनकम सोर्स बनाती है ना, वो सैलरीज भी देती है, वो आपका साथ ही साथ पेंशन्स भी देती है, भत्ते भी देती है, योजनाएं भी चलाती है, लेकिन साथ ही साथ वो डेवलपमेंट के भी कार्य करती है। कैसे कि वो पुल बनवा रही है, सड़कें बनवा रही है, साथ ही साथ आप देखोगे कोई लिंक परियोजनाएं चला रही है, कहीं पर सेटअप कोई लगा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है ताकि उसको वहां से पैसा मिल सके। ठीक है, लेकिन केरला गवर्नमेंट के साथ क्या हुआ कि केरला ने अपना जितना भी पैसा है वो सैलरीज देने में और पेंशन्स देने में, भत्ते देने में खर्च कर दिया। उन्होंने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य नहीं किया जहां से उन्हें वापस पैसा मिल सके। जैसे हम लोग हैं, हमारी बाई चांस आपका कहीं से पैसा आ रहा हो या आपने एक बजट बनाया हो, आपको मंथली बजट आपका 1 लाख रुपए है, ठीक है, अब वो आप 1 लाख लोगों को बांटने में साथ ही साथ अपने खुद के खर्च करने में लगा रहे हो, लेकिन आप 1 लाख ऐसी जगह कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो जहां से आपको पैसा रिटर्न में मिले या जहां से आप कुछ कमा सको। तो आपका वो जो 1 लाख है बजट हर महीने खर्च होता रहेगा और साथ ही साथ क्या होगा कि कई बार आप उधार लेकर के भी खर्च कर दोगे, तो आपका 1 लाख जो बजट था वो तो था ही, वो तो पूरा खर्च हो चुका, लेकिन जो एक्स्ट्रा आपने खर्च किया तो वो क्या हो गया, आपका डेफिसिट हो गया, जिसको हम रेवेन्यू डेफिसिट भी कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा वो भी खर्च हो गया, पैसा वो भी चला गया और हमने इनकम का कोई सोर्स जनरेट नहीं किया जहां से हमारे पास पैसा आ रहा था। तो वैसा ही केरला के साथ कुछ हुआ। केरला ने क्या किया कि अपना जो बजट था वो तो खर्च किया सैलरीज पे, भत्ता देने पे, योजनाओं चलाने पे, लेकिन कोई उसने इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य नहीं किया या उसने कोई सड़क नहीं बनवाई, कोई इस प्रकार से कार्य नहीं किया जहां से उसे टैक्स मिल सके, जहां से वो धन अर्जित कर सके। इसलिए उसका जो रेवेन्यू डेफिसिट था उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो गया। अब मान लीजिए केरला का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1000 रुपए है, ठीक है, लेकिन वो खर्च कितना कर रही है, 1500 रुपए कर रही है। अब उसके पास जो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 500 रुपए रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। ये होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो ये उसका अदर स्टेट से सबसे ज्यादा देखा गया। आगे बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने केरला के अतिरिक्त 19,351 करोड़ रुपए उधार लेने की मंजूरी की मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन सेंटर ने बोला कि आप एक लिमिट में मांगोगे तो भी ठीक है। वह अपने बजट के जस्ट मान लीजिए उसका बजट 1000 करोड़ था, अब वो मांग कितना रही है, अपने बजट से भी ज्यादा वो कह रही है कि हमें राहत पैकेज दिया जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि यदि मैं केरला को ये पैसा दूंगा तो अभी तक 14 बार अदर सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका मेरे पास मांग आ चुकी है कि वो हमें भी राहत पैकेज प्रदान करें। ठीक है, फिर मुझे जो अदर स्टेट है उनको भी राहत पैकेज देना पड़ेगा अगर मैं आपको राहत पैकेज देता हूं, क्योंकि
हमारी नज़र में सारे स्टेट इक्वल हैं, तो स्पेशल ट्रीटमेंट हम आपको नहीं दे सकते हैं। और आप अगर किसी जायज़ पैसे की बात कर रहे हो तो भी वो दे, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हम आपको 5,000 करोड़ तक का जो पैसा है वो दे सकते हैं उधार, लेकिन आप मांग कितना रहे हो? 19,351 करोड़ रुपए मांग रहे हो, जो कि आपके बजट से भी ज्यादा है, तो हम आपको यहाँ पर कैसे दे सकते हैं? आगे, केरला सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका दाखिल करके केंद्र सरकार पर राज्य के उधार लेने और उसके वित्तीय को विनियमित करने की शक्तियों को अनुचित हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब सेंटर को जरूरत होती है तो वो तो बोरो कर लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे राज्य को जरूरत हो रही है तो सेंटर क्यों लिमिट लगा रहा है? लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जो लिमिट लगाई जाती है, बोरोइंग लिमिट, ये सेंटर के द्वारा तो वैसे लगाई जाती है, बट जो मेन यहाँ पर इसके पीछे रहता है फाइनेंस कमीशन रहता है, जो यह तय करता है कि किस स्टेट की कितनी बोरोइंग लिमिट होगी। हर स्टेट की बोरोइंग लिमिट अलग अलग होती है। तो यहाँ पर केरला की बोरोइंग लिमिट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर डायरेक्ट वो सेंटर को हिट कर रहा है कि सेंटर ने उसकी बोरोइंग लिमिट लगा रखी है, जबकि वो जो लगाया जाता है बैक हैंड पर फाइनेंस कमीशन ये सीलिंग करता है कि किस स्टेट की कितनी बोरोइंग लिमिट होने वाली है, एंड देन सेंटर उसको इंप्लीमेंट कराता है, ठीक है, और फाइनेंस कमीशन इसको तय करता है। चलिए, केरल सरकार ने कहा कि केंद्र का कदम राजकोषीय संघवाद का उल्लंघन करता है। उन्होंने बोला कि जो राजकोषीय संघवाद है, इससे सेंटर का जो स्टेप है वो इसका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें राज्य की उधारी पर केंद्र सरकार द्वारा कुछ सीमाएं लगाने से अवैतनिक बकाया जो राशि है वो जमा हो गई है, और केरल फरवरी महीने से अपने कई कर्मचारियों को वेतन देने में विफल रहा है, और यहाँ पर इतना ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है कि वो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी भी नहीं दे पा रहा है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। उसके पास राज्य के कर्मियों और राज्य के अन्य व्यक्ति हैं जो पेंशनधारी हैं, उनको पेंशन नहीं पहुंच पा रही है, वेतन नहीं दिया जा रहा है, और भविष्य निधि के बकाया जो चुकाने के लिए पैसे हैं वो भी नहीं है। आगे बात करें, इसका परिणाम स्वरूप गंभीर वित्तीय संकट वहां पर उत्पन्न हो सकता है। तो ये सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सेंटर का कहना है कि आपको जो पैसा, ये जो बोरोइंग लिमिट लगाई जाती है, इसी वजह से लगाई जाती है कि आप एक्सेस पैसा कहीं से उधार ना लो। अल्टीमेटली यदि आप एक्सेस पैसा उधार लोगे और कोई राज्य सरकार उसको पे नहीं कर पाती है, तो वहां पर मामला कहाँ पर आ जाता है? इंडियन गवर्नमेंट पर आ जाता है, केंद्र सरकार पर आ जाता है, और इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत की छवि है वो धूमिल हो सकती है, क्योंकि हम पैसा टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं ना। हमारा भी तो एक जीडीपी है, हमारा भी तो एक डेफिसिट है जो हमें मेंटेन करना है, और इंटरनेशनल लेवल पर यदि हम उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो जो अदर जहां से हम ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से हम पैसे लेते हैं, शायद वो ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पर डेप्थ ना दे जब हम कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, या फिर इंडिया कोई स्टेप ले रहा है, किसी कोई पॉलिसी में उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए। तो इसी वजह से ये जो फाइनेंशियल बोरोइंग पर लगाई जाती है सीलिंग, इसी वजह से लगाई जाती है, और जिसको केरला हटाने की बार बार मांग कर रहा है कि उसको ज़्यादा पैसा चाहिए और ये जो सीलिंग है उस पर से हटाई जा सके। लेकिन जो उसकी मांग है वो भी जायज़ नहीं है। जैसे मैंने बताया कि वो 19,000 करोड़ से ऊपर पैसा मांग रहे हैं, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह रही है आप 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हमसे ले सकते हो। केंद्र सरकार का पक्ष क्या है? तो केंद्र ने दावा किया है कि उसने उधार लेने की सीमा कम नहीं की है, ठीक है। उसका कहना है कि उन्होंने कोई इस प्रकार का कमी नहीं करी है, और केरल के वित्तीय संकट राज्य सरकार के कुप्रबंध और अपव्यय का परिणाम है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है, इस वजह से ये कार्य नहीं हो पा रहा है। केरल ने अपने व्यय पैकेज की तुलना में 15 गुना अधिक बेल आउट मांगा है। जैसे मैंने बताया ना कि उनका जो बेल आउट है ना, जो उनके बजट से 15 गुना ज्यादा है, जो कि इम्पॉसिबल है देना। वह केरल के साथ विशेष व्यवहार नहीं कर सकता है। यदि वह उसके साथ विशेष व्यवहार करेगा तो उसको अदर राज्यों को भी पैसा देना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि अभी तक 14 बार उसने अलग अलग स्टेट की जो मांगे थी उनको खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथ पीठ के द्वारा इसकी सुनवाई की गई, और केंद्र सरकार को सुझाव दिया गया कि केरल की जो मौजूदा वित्तीय संकट जो स्थिति चल रही है उसको देखते हुए आप एक काम करो कि आप उन्हें बेल आउट पैकेज मत दो, एक विशेष राहत पैकेज अलग से दे दो, ठीक है, और 31 मार्च के पहले उन्हें ये एक मुश्त यानी कि एक साथ पैसा दे दो। यह पैकेज कड़ी शर्तों के साथ दिया जा सकता है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार और केरल सरकार के बीच का रास्ता निकाल सकती है। उसका कहना है कि मैं कोई फाइनेंस कमीशन के जितना में ये नहीं कि मैं निर्णय ले सकूं और मैं बता सकूं कि आपको कैसे पैसा देना है, लेकिन हाँ, इसका मिल करके दोनों लोग रास्ता निकाल सकते हो कि क्या हो सकता है।
आगे बात कर लेते हैं राज्यों के उधार की सीमा की। यदि मैं बात करूं तो संविधान के अनुच्छेद 293 में राज्यों के उधार की जो सीमाएं हैं उस पर यहां पर बताया गया है कि किस प्रकार से जो राज्य हैं वो उधार ले सकते हैं और क्या उनकी सीमाएं रहनी चाहिए। यह राज्य सरकार को राज्य की समेकित निधि से गारंटी पर केवल भारत के क्षेत्र के भीतर उधार लेने का आदेश देता है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप भारत के अंदर ही पैसा जो है वो उधार ले सकते हो भारतीय क्षेत्र के अंदर। केरल के अनुसार केंद्र सरकार ने उसकी जो उधार सीमा है वो 32,422 करोड़ रुपए से घटा करके 15,390 करोड़ रुपए कर दी है, जबकि उसकी सीमा पहले कितनी थी, 32,000 करोड़ के आसपास थी। ये उसका वहां पर आरोप लगाया गया है। वर्तमान वित्तीय संकट को रोकने के लिए तुरंत 26,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, ऐसा केरल कह रहा है। केंद्र सरकार ने पंजाब की उधार सीमा जो है वो 39,000 करोड़ रुपए से घटा करके 21,000 रुपए करोड़ कर दी है और हिमाचल प्रदेश की जो उधार सीमा है वो 14,000 करोड़ रुपए से घटा करके 9,000 कर दी है। वहीं तेलंगाना की यदि मैं बात करूं तो इनकी उधार सीमा 15,000 करोड़ रुपए से कटौती करी गई है। रीजन क्या है, क्योंकि इनका बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ये स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से इनकी सीमाएं जो हैं वो घटाई गई थी। ठीक है, तो ये तो रहा मामला जो हमने डिस्कस किया है। फाइनल डिसीजन अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं लिया गया, उन्होंने बस सुझाव दिया है, केंद्र इस पर अग्री नहीं कर रहा है। अब क्या इसका फाइनल डिसीजन आता है, देन इस पर अपडेट जो भी होगा वो मैं आप लोगों से अवश्य बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मामला आपको जरूर समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दे करके जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को केवल भारत के भीतर क्षेत्र के भीतर उधार लेने की शक्ति देता है। संविधान का अनुच्छेद 290, संविधान के अनुच्छेद 292, संविधान का अनुच्छेद 293 और संविधान का अनुच्छेद 297। तो ये तो था मामला। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।